ऑनलाइन धर्मांतरण के मुख्य आरोपी शहनवाज मकसूद खान को थाने पुलिस उपायुक्त गणेश गावड़े ने बताया कैसे शाहनवाज को पकड़ा गया। ऑनलाइन के लिए इस्तेमाल में लाने वाले कई उपक्रम किया जब्त। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कबीरनगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी मुमरा ऑनलाइन धर्मांतरण के मामले में जांच के लिए पहुंचे थे और धर्मांतरण के मामले में गाजियाबाद पुलिस में मदद की मांग की। इसके बाद थाने पुलिस उपायुक्त गणेश गावड़े ने 2 टीम बनाकर शहनवाज की तलाश शुरू कर दी। कल दोपहर को शहनवाज मकसूद खान को महाराष्ट्र के अलीबाग से गिरफ्तार किया गया है। जांच की प्रक्रिया सभी कबीरनगर पुलिस के पास दी गई है, इसलिए ज्यादा जानकारी कबीरनगर पुलिस दे पाएगी। कबीरनगर पुलिस के शहनवाज मकसूद खान द्वारा इस्तेमाल किए गए लैपटॉप और कुछ गैजेट भी जब्त किए हैं। मुंब्रा में किसी भी तरीके का धर्मांतरण का मामला अब तक हमारे नजर में आया नहीं है, लेकिन हम टीम बनाकर जांच कर रहे हैं। आज को पेश किया गया था, कौन से कोर्ट में पेश किया गया था, अब क्या आगे का बात हुआ है और उसे कहां लेके जाएगा? जी, मेरा नाम एडवोकेट कन्हैया सोनवलकर है। मैं लीगल एड का असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल हूँ, जो नालसा के अंडर पिछले 2 महीने से पहले जो 10 लोगों का यहाँ पे डिफेंस काउंसिल के पद पे जो नियुक्तियाँ हुई थी, उस तरह से हम गरीब लोगों को और जो लोगों को वकील नहीं है उन लोगों की सहायता करते हैं। आज आरोपी को मुंब्रा कोर्ट में सेकंड कोर्ट थाना में प्रोड्यूस किया था। क्या आगे का बात हुआ, कितने दिन की ट्रांजिट रिमांड में दिया गया है? जी, उसको ट्रांजिट रिमांड के लिए गाजियाबाद से पुलिस ने ताबा में लिया है और ऑनरेबल कोर्ट ने 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड अलाउ करके 15 तारीख तक आरोपी को गाजियाबाद कोर्ट में प्रोड्यूस करने का आदेश दिया है। कितनी देर का ये बहस हुआ और क्या बातें सामने आई और क्या पक्ष और सरकारी पक्ष की तरफ से क्या कहा गया? जी, एक ट्रांजिट रिमांड है। यहाँ पे गाजियाबाद कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट था। वो पुलिस वालों ने एज पर लीगल प्रोसीजर उनका मेडिकल करा हुआ है, तो एज पर द प्रोडक्शन ऑर्डर वी हैव टू सेंड द एक्यूज टू द कंसर्न कोर्ट। सो वहाँ पे 5-10 मिनट का बहस हुआ और आरोपी को गाजियाबाद रवाना करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। शहनवाज को यहाँ पे लेके आए थे कोर्ट में। मैं एडवोकेट सागर कोल्ले थाने कोर्ट में एज अ डिप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल करके मैं काम करता हूँ। आज शहनवाज को यूपी के पुलिस ने जो प्रोडक्शन वारंट निकाला था, तो उन्होंने आज थाने कोर्ट में उनकी पेशी की और उनको वहाँ पे वो CR रजिस्टर होने के कारण उनको वहाँ पे प्रोड्यूस करना होता है। शहनवाज को जब पुलिस ने प्रोड्यूस किया, तब माननीय न्यायाधीश साहब ने उनको पूछा कि आपको कुछ पुलिस के तरफ से कुछ तकलीफ हुआ, आपको पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया, इसकी जानकारी दी। आपके पास वकील है क्या, उसकी जानकारी दी। शहनवाज के पास वकील, उनके खुद के वकील साहब नहीं होने के कारण हमारे जो लीगल एड के तरफ से उनको फ्री में वकील प्रोवाइड किए गए। तो कितने दिन का ये रिमांड लिया गया, क्या क्या सेक्शन लगाए गए? 15 तारीख तक उनको ट्रांजिट रिमांड कोर्ट ने ऑर्डर दी है। और जो यूपी में द यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट है, एक्ट नहीं, वो ऑर्डिनेंस है 2021। वो एक्ट के सेक्शन 3, सेक्शन 5, सब क्लॉज 1 ऐसे धाराएं उनके ऊपर लगाई गई है। ये सेक्शन किस बात को लेके लगाया जाता है? ये रिलीजियस कन्वर्जन का जो मामले चल रहे हैं उसके बारे में लगाए गए हैं। तो क्या शहनवाज ने कुछ और बातें कही जज साहब के सामने, या आप लोगों को बातें बताई कि किस तरह से उसे वर्ली में रोका गया, फिर उसका सिम कार्ड जब्त किया गया, या CDR के बारे में बात बता रही? गाजियाबाद पुलिस कह रही कि CDR नहीं मिला है। ये कैसे रहता है, ये बात जो रहती है वो रेगुलर कोर्ट के सामने उसका बहस हो गई। यहाँ पे ये कोर्ट में खाली उनको कितने दिन का, उनको ट्रैवलिंग के लिए कितना वक्त लग सकता है, वो बेसिस पे उनको ट्रांजिट रिमांड दिया जाता है। ये कोर्ट में वो चीज़ें नहीं होगी, वो रेगुलर कोर्ट में होगी। क्या कोर्ट के सामने शहनवाज ने कहा कि मुझे बाय रोड नहीं जाना है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वाकया ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल बात है, ये आपके डिस्क्लोज नहीं हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रखी गई कि ये धर्म परिवर्तन कराता था। जो 400 मामले सामने आ रहे थे, 400 लोगों को धर्म परिवर्तन किया गया था। जी, मैं इस पर अभी कुछ बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आरोपी को यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट 2021 के सेक्शन 3 और 5(1) में ताबे में लिया गया है। कितने आरोपी थे इसमें? इसमें फिलहाल एक ही आरोपी है।
के धर्मांतरण मामले में एक व्यक्ति को जो है वो अरेस्ट किया गया है गाजियाबाद थाने पुलिस से, अलीबाग से पकड़ा गया है। क्या है पूरा मामला, किस प्रकार के गतिविधियों में शामिल था, क्या कुछ जांच में शामिल था? पिछले हफ्ते पुलिस स्टेशन कविनगर गाजियाबाद की एक पुलिस टीम मुमरा पुलिस स्टेशन आई थी। उन्होंने CR नंबर 434/2023 जो कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशत अधिनियम के अंतर्गत ऑफेंस रजिस्टर था। उस ऑफेंस में जो आरोपी है 23 साल का आरोपी, वो मुमरा का रहने वाला है, इसलिए उसको अरेस्ट करने के लिए हमसे मदद मांगी थी। गाजियाबाद के सीनियर ऑफिसर्स ने भी हमसे मदद की थी, इसलिए आरोपी के अरेस्ट के लिए मदद करने के लिए हमने 2 टीम्स बनाई थी और 2 टीम में से एक टीम ने कल गाजियाबाद के 2 पुलिस कांस्टेबल और हमारी मुमरा पुलिस की टीम थी, उन्होंने जाके अलीबाग से आरोपी को अरेस्ट किया है। आरोपी अरेस्ट करने के बाद उसे गाजियाबाद पुलिस स्टेशन को हैंडओवर किया। मुमरा पुलिस स्टेशन में अरेस्ट की प्रोसीजर की गई। उससे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ऑफेंस से रिलेटेड चीज़ें गाजियाबाद पुलिस ने सीज की है। उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया और कोर्ट में 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड उनको मंजूर किया है। अभी वो टीम गाजियाबाद के लिए रवाना होगी। एक सवाल और भी है, किन गतिविधियों में कोई शामिल था, क्या उसके साथ और भी कोई लोग इसमें जुड़े हैं? दावा किया जा रहा है कि मुमरा इलाके में 400 से ऐसे ज्यादा जो है वो धर्मांतरण हुए। तो क्या थाने पुलिस भी इस मामले को लेकर के कोई जांच कर रही है? क्या कुछ एक लोगों के बारे में पता चला है जो इसका शिकार है? ऑफेंस रजिस्टर कविनगर पुलिस स्टेशन में उसका इन्वेस्टिगेशन भी गाजियाबाद पुलिस कर रही है। उसका इन्वेस्टिगेशन अलग से हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन इसमें वो कविनगर पुलिस स्टेशन को जिस भी प्रकार का असिस्टेंस चाहिए वो लीगल असिस्टेंस हम हमारी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं। बताया जा रहा है उसने कई बार सिम कार्ड भी चेंज किया, उसको लोकेशन ट्रैक करने में कितनी मुश्किलें आई और किस प्रकार से उसे ट्रैक किया गया? एक्चुअली वो टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल के बारे में ज़्यादा डिटेल बताना यहाँ पे ठीक नहीं होगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के जरिए आरोपी तक हम लोग हमारी टीमें पहुंची। क्या सर अकेला था या उसके साथ और भी कोई लोग शामिल थे? उसके साथ कौन कौन पकड़ा गया है? उसको अकेले को अरेस्ट किया है। उन्होंने जो अरेस्ट के लिए रिक्वेजिशन दिया था, लेटर दिया था, रिक्वेस्ट की थी, वो एक आरोपी की थी, उसी एक आरोपी को अरेस्ट किया है। सर 10 दिन से फरार चल रहा था, उसका बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिया गया था। क्या लगता है कि अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं? क्या उसको जिस तरीके से पैसे की मदद जो हो रही थी, क्या इसके अंदर कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं? इसका जवाब गाजियाबाद पुलिस अच्छी तरीके से दे सकती है। साइक्लोन विपरजॉय आगे बढ़ने के साथ साथ विकराल होता जा रहा है। चक्रवाती तूफान विपरजॉय के असर से केरल और मुंबई के समंदर में हलचल देखने को मिल रही है। हाई टाइड के बीच समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। चक्रवाती तूफान के कारण तेज हवाएं चलने के साथ ही बारिश की गतिविधियां भी जारी हैं। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश देखने को मिली। वहीं समंदर हाई टाइड की चपेट में है। IMD के मुताबिक मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई है। राज्य के तटीय हिस्सों में तेज हवाएं चल रही हैं। तूफान की बढ़ती हलचल को देखते हुए कांडला पोर्ट पूरी तरह से खाली कराया गया है। जहाज़ों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। मुंबई की रीजनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान विपरजॉय के तेज होने के मद्देनजर बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिन महाराष्ट्र की राजधानी समेत राज्य के कई शहरों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे, पालघर में मंगलवार भी तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश होगी। मौसम विभाग ने ठाणे के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया है। केरल, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में चक्रवात का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग IMD के मुताबिक चक्रवाती तूफान विपरजॉय गुजरात के कच्छ जिले से गुजरेगा, जो 15 जून को पाकिस्तान के कराची तट तक पहुंच सकता है। तटीय इलाकों से टकराने की संभावना को देखते हुए गुजरात सरकार NDRF और MDRF के दलों को तटीय इलाकों में तैनात कर रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को जानकारी दी है कि सौराष्ट्र, कच्छ और कराची तट से 15 जून को दोपहर 125-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ चक्रवात के गुजरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार केरल, कर्नाटक, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में आज यानी 12 जून को भारी बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात में 12 जून से 15 जून तक तेज बारिश की संभावना है। मुंबईमध्ये पावसाची शक्यता काय?
तर हा चक्रीवादळाचा परिणाम आपण बघितलं की काल मुंबईमध्ये सुद्धा 50 ते 55 किलोमीटर पर आवरचे वारे होते आणि 3 ते 4 मिलीमीटर पाऊस सर्व मुंबईमध्ये झालेला आहे. तर ह्याचा जो इफेक्ट आहे पुढच्या 48 तासासाठी सुद्धा असाच इफेक्ट राहणार आहे. जोपर्यंत हे नॉर्थला सरकत नाही तोपर्यंत आपल्याला हा विंड स्पीड आणि पुढच्या 2 दिवसासाठी सुद्धा मुंबई आणि आसपासच्या ठिकाणी लाईट थंडरस्टॉर्म ऍक्टिव्हिटी आणि मॉडरेट पाऊस येण्याची शक्यता आहे. विपर्जय चक्रीवादळ असू शकतात की या मोठ्या लाटा उसळतात. लाटा येण्याचं मुख्य कारण म्हणजे तिथला जो विंड स्पीड आहे, म्हणजे आपल्या कोस्टकडे जो येणारा विंड स्पीड आहे तो 50 ते 60 किलोमीटर पर आवर असल्यामुळे ह्या मोठ्या मोठ्या लाटा, आणि मला वाटतं की काल थोडंसं तिथे हाय टाईड पण असावं त्यावेळेस, आणि ह्या दोघांचा कंबाईन इफेक्ट झाल्यामुळे ह्या लाटा आपल्याला दिसण्यात आलेल्या आहेत. मान्सून बिफोर द्यायची जी डायरेक्शन आहे ती गुजरातकडे आहे आणि गुजरातला पोहोचण्यासाठी आणखी 3 ते 4 दिवसाचा कालावधी आहे. आणि त्याप्रमाणे आमचे जे अहमदाबाद ऑफिस आहे ते ऑलरेडी डिझास्टर मॅनेजमेंट सेक्रेटरी गुजरात बरोबर टचमध्ये आहेत आणि ते वेळोवेळी मीटिंग घेऊन त्यांनी सांगितलेलं आहे की कुठल्या एरियामध्ये किती नुकसान होऊ शकतं आणि त्यासाठी डिझास्टर मॅनेजमेंटने काय काळजी घ्यायला हवी. ह्या मीटिंग्स वेळोवेळी होत आहेत आणि अपडेट गुजरात गव्हर्नमेंटला दिलं जात आहे. सर दुसरीकडे बघायचं बघायला मिळतं, कधीपर्यंत अपेक्षित आहे की मराठवाडा असेल किंवा मध्य महाराष्ट्र, उत्तर मध्य महाराष्ट्र असेल तिथे मान्सून पोहोचू शकतो? एक वेळेस पाऊस महाराष्ट्रामध्ये दाखल झाला आणि मुंबईमध्ये दाखल झाल्यानंतर एकदा हिमालयाची रेंज क्रॉस होऊन आपल्या मध्य महाराष्ट्रामध्ये सर्व पाऊस मिळायला सुरुवात होईल. पण आपल्याला थोडंसं वेट करायला हवं, कारण पुढच्या 48 तासामध्ये आपण फोरकास्ट दिलेला आहे की कंडिशन्स आर फेवरेबल टू ऑनसेट द मान्सून टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन. सगळ्या शेतकऱ्यांचं हवामान खात्याच्या निर्देशाकडे जास्त लक्ष असतं. जोपर्यंत पावसाचा ऑनसेट डिक्लेअर होत नाही आणि सफिशियंट पाऊस एक 50 ते 60 मिलीमीटर पाऊस शेतकऱ्यांना मिळत नाही तोपर्यंत पेरणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी थोडासा विचार करावा. नवी मुंबई के साथ मुंबई में मनसे की बैनर लड़ाई. चूंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का जन्मदिन 14 जून को है, इसीलिए नवी मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के पदाधिकारियों ने नवी मुंबई के साथ ही दादर में राज ठाकरे के घर के सामने एक बड़ा बैनर लगा दिया है, जिस पर महाराष्ट्र राज्य के भावी मुख्यमंत्री राज साहेब ठाकरे ने इस पर मोटे अक्षरों में लिखा है, जिसने राजनीति चर्चा छेड़ दी है. लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है. इसी पृष्ठभूमि में प्रदेश के नेता राजनीतिक गणना करने लगे हैं. MNSB अब इस मैदान में उतरी है. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का 14 जून को जन्मदिन है. इस मौके पर नवी मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के पदाधिकारियों ने ऐरोली और सीधे दादर के शिव तीर्थ पर बड़ा बैनर लगाया है. साथ में नवी मुंबई में मुख्य स्थान पर इसी तरह के बैनर लगाए गए हैं. पार्टी के प्रोटोकॉल के ऊपर और उसके बगल में अमित ठाकरे और राज ठाकरे की एक बड़ी तस्वीर और उसके बगल में इस बैनरों पर महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री श्री राज साहेब ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं लिखा हुआ है. साथ ही ऊपर एक चेतावनी संदेश दिया गया है कि भले ही किसी राज्य में एक समय के लिए मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन हर राज्य में कम से कम एक राज साहेब ठाकरे होना चाहिए. इस पर महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. बैनरों की इस लड़ाई से यह भी पता चला है कि मनसे आने वाले चुनावों में राज्य में सत्ता लाने के लिए कमर कस रही है. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना नवी मुंबईच्या वतीने आम्ही शिवतीर्थ दादर येथे राजसाहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त भावी मुख्यमंत्री म्हणून बॅनर लावलेला आहे. तुम्ही बघाल पूर्ण महाराष्ट्रातील जनता कुठलीही समस्या असेल, कोविडमध्ये असो, कोविडच्या आधी किंवा नंतर असो, कुठलीही समस्या झाली तर ते कुठल्याही पक्षाकडे न जाता पहिल्या शिवतीर्थावर धाव घेतात आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक जनतेची समस्या ही शिवतीर्थावर सॉल्व केली जाते. म्हणून आम्ही राजसाहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त तिथे भावी मुख्यमंत्री म्हणून बॅनर लावलेला आहे. आणि मला आशा आहे आता ही जे विश्वास आहे जनतेचा तो पुढच्या वेळेस मतदानामध्ये रूपांतर होईल आणि येणाऱ्या काही काळात राजसाहेबांचे मुख्यमंत्री म्हणून पूर्ण महाराष्ट्रात बॅनर लावले जातील.